नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज जो शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं उसका ये थर्ड पार्ट है। और इसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का है, अकबर के संरक्षण बैरम खां का पतन कब हुआ था। जो अकबर के संरक्षक थे बैरम खां, उनका पतन कब हुआ था। इसके लिए आपके चार ऑप्शन हैं, 1556 में, 1565 में, 1560 में और 1570 में। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो सी सही हो जाता है। तो आपका ये 1560, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन हुआ था 1560 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था। ऑप्शंस में है आपके अर्थशास्त्र, पुराण, ऋग्वेद और इंडिका। और इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है इंडिका। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम था इंडिका। अगला क्वेश्चन आपका है, किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है। क्वेश्चन समझिएगा, किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है। और यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं वो हाइड्रा है, केचुआ है और एस्कारिस है और रेशम कीट है। जिसमें से आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है केचुआ। केचुआ ये उभयलिंगी है और उसमें पर निषेचन किया जाता है। पशु लिखा हुआ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, पशु नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। ब्लबर क्या होता है। रबड़ के पौधे से निकलने वाला दूधिया स्राव, संघ वसा की परत और किन्हीं एक्वेटिक पौधों द्वारा पौधों को फंसाने की युक्ति, चावल के पौधों का फंगल संक्रमण। इसमें आपका जो राइट आंसर है ब्लबर के लिए तो वो है आपकी संघ वसा की परत। ये आपका बी आंसर राइट है। जो ब्लबर होता है वो संघ वसा की परत होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और नासिरुद्दीन खुसरो। तो ये जो पीछा किया था जलालुद्दीन का, उसका पीछा करते हुए चंगेज खान ने सबसे पहले जो आक्रमण किया था दोस्तों वो किया था इल्तुतमिश के समय में। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो आपके चार ऑप्शन हैं, ऋग्वेद से लिया गया है या मत्स्य पुराण से लिया गया है या भगवत गीता से या मुंडकोपनिषद से। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर दोस्तों है वो हो जाता है मुंडकोपनिषद से, यानी कि आपका आंसर भी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता। भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता। ये आपका साम्राज्यवाद हो सकता है, प्रादेशिकता हो सकती है या समाजवाद या जातीयता। अब इसमें ऐसा कौन सा फैक्ट है जो भारत के लिए खतरनाक नहीं है, कोई चुनौती पैदा नहीं करता। तो वो है समाजवाद। समाजवाद से भारत को कोई भी चुनौती पैदा नहीं होती। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है। इसमें जो संसद की बहुत सारी समितियां होती हैं और उसमें से स्थायी समिति कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है लेख लोका समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति और वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। ये आपके चार आंसर हैं, जिसमें से आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है डी। आपका डी आंसर करेक्ट है, यानी कि जो आपका राइट आंसर है वो हो जाता है डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। ये स्थायी समिति नहीं है। और बाकी लोक लेखा, प्राक्कलन और लोक उपक्रम ये सारी तीन जो हैं ये स्थायी समिति हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। इसमें कुछ देशों के नाम दिए गए हैं और बताया गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो केवल एक दल, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे दल हैं, भाजपा, बसपा, सपा, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा देश है जिसमें सिर्फ केवल एक ही पार्टी है। क्या मंगोलिया है, स्पेन है या चिली है या चीन है। तो आपका इसमें जो राइट आंसर दोस्तों है वो हो जाता है चीन, यानी आपका डी आंसर इसमें सही हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो इसमें से कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जो हिमालय की श्रृंखला के भाग है और कुछ नहीं है। उन कुछ कौन सा भाग नहीं है ये जा रहा है पूछा आपसे। आपका पहला जो ऑप्शन है वो अरावली है, फिर आपका कराकोरम है, कुनलुन है और हिंदुकुश पर्वत है। तो इसमें से जो हिमालय का भाग नहीं है वो है अरावली। अरावली जो है वो हिमालय का पार्ट नहीं है और यही आपका राइट आंसर सही हो जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मृदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। मृदुमलाई पशु विहार किस जानवरों के लिए संरक्षण के लिए फेमस है। आपके ऑप्शंस हैं व्याघ्रों के लिए, गौलों वैष्णों के लिए, पक्षियों के लिए या हाथियों के लिए। तो जो मृदुमलाई पशु विहार दोस्तों है वो है हाथियों के लिए। तो आपका जो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो है श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ बनाए गए थे और ये किसके द्वारा स्थापित किए गए थे। रामानुजम के द्वारा या अशोक के द्वारा या आदि शंकराचार्य के द्वारा या माधव विद्यारण के द्वारा। यहाँ पर आपका जो इसका ऑप्शन है वो हो जाता है सी,
आदि शंकराचार्य के द्वारा श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। अगला आपका जो क्वेश्चन दोस्तों है वो है डीएनए कोड कर्ण खंड का क्या कहा जाता है। जो डीएनए का जो कोड कर्ण मतलब जो कोडिंग होती है उस खंड को क्या कहा जाता है। ऑप्शन इसमें आपके हो जाते हैं कोडान, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और एक्सॉन। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी है वो आपका हो जाता है, ठीक है, एक्सॉन। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। इसमें कुछ विटामिन के नाम दिए गए हैं। अभी तक तो आप पढ़ रहे थे कि ए विटामिन ए बी सी, अब उनके जो रासायनिक नाम है ना वो आ रहे हैं। तो ये अपने आप में नया क्वेश्चन है। एक टोकोफेरॉल, नियोसिन और साइनोकोबालामिन एक ग्रुप है, और दूसरे ग्रुप में दिया हुआ है कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। और सी ऑप्शन में दिया गया है एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल और राइबोफ्लेविन। थायमिन आपका दिया गया है कैरोटीन और बायोटीन। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर है वो दोस्तों हो जाता है बी, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। बाकी सारे जल में है, क्योंकि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होती है, और ये बी के बहुत सारे पार्ट दिए हुए गए हैं। तो आपका आंसर हो जाता है कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। ये वसा में घुलनशील है, बाकी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है रेशम का उत्पादन किससे होता है। रेशम के कीट के अंडे से होता है, या रेशम कीट के प्यूपा से होता है, या रेशम कीट के लार्वा से होता है, या स्वयं कीट के द्वारा होता है। अब यहाँ पे लार्वा से भी नहीं होगा, अंडे से भी नहीं होगा, कीट से भी नहीं होगा। आपका यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, रेशम के कीट के प्यूपा से रेशम का उत्पादन होता है। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। 3 वर्ष के लिए, या 4 वर्ष के लिए, या 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था। जैसे ही शासक बना, सुल्तान बना, उसने 12 अध्यादेश जारी किए। अब 4 ऑप्शंस में से जहांगीर है, अकबर है, औरंगजेब और शाहजहां है। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन आपका है दोस्तों वो हो जाता है ए, मतलब जहांगीर एक ऐसा शासक था जिसने शासक बनते ही 12 अध्यादेश जारी किए। अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों वो हो जाता है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। ऐसा शासक जो जब जीवन का अंतिम क्षण था तब उसने जैन धर्म को अपनाया था। ऑप्शंस में समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है, बिंदुसार और अशोक। इनमें से जो चंद्रगुप्त है उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में, अंतिम क्षणों में उन्होंने जैन धर्म अपनाया था, और श्रवण बेलगोला में उनकी मृत्यु हुई थी। अपने शरीर को त्याग करके खाना नहीं खाया था उन्होंने, ठीक है। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया जाता है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देता है, वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग देता है, किस अनुच्छेद के अनुसार देता है। यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 143 मतलब 143 और अनुच्छेद 148। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है सी, मतलब अनुच्छेद 143 143 ये बनाता है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को आवश्यकता पड़ने पर परामर्श दे सकता है। उस परामर्श को मानना या न मानना ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम आरबीआई भी बोलते हैं, है ना, उसका मुख्यालय पूछा जा रहा है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आपके ऑप्शंस में नई दिल्ली है, मुंबई है और कोलकाता है और चेन्नई है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाता है मुंबई, मतलब बी ऑप्शन आपका राइट है। और इसमें आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर है, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है बरौनी। बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बरौनी में कौन सा उद्योग है, तेल शोधन का उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, या लौह इस्पात का उद्योग है, या कागज का उद्योग है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ए, तेल शोधन उद्योग। प्रतिहार स्वयं को का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। इसमें आपको ये पूछा जा रहा है कि जो प्रतिहार है वो स्वयं को किसका वंशज मानते थे, जो राम के द्वारपाल हुआ करते थे। वो अपने आप को मानते थे लक्ष्मण का, ठीक है। ये आपका जो सी ऑप्शन है वो सही है, पर प्रतिहार जो है वो स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, ठीक है। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला। आपके ऑप्शंस हैं 1757 से 1767 तक, और 1764 से 1793 तक, 1765 से 1772 तक, और 1760 से 1793 तक। जो बंगाल का द्वैत शासन था वो चला था 1765 से 1772 तक। तो इस प्रकार आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। 1765 से 1772 तक बंगाल का द्वैत शासन चला था। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई।
इनका मुख्य काम किस दिशा में था, मतलब जो उनका काम था वो एक्चुअल में था क्या? धर्म को ऊंचा उठाना, समाज सुधार करना, शिक्षा और अंग्रेजी का परिचय। तो अंग्रेजी का परिचय तो लॉर्ड मैकाले ने किया था, और अगर देखा जाए तो उनका मेन काम था समाज सुधार करना। तो इस प्रकार जो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है बी आंसर, मतलब समाज सुधार। ये एक समाज सुधारक थे और इसी नेक काम के लिए इन्होंने इतिहास में अपना एक नाम कमाया। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव संसद में पेश किए गए? अविश्वास प्रस्ताव मतलब सरकार को अपने प्रूफ देना कि वो सत्ता में काम करने के लिए उसके पास प्रॉपर एमएलए हैं, प्रॉपर है उसके पास वोटिंग। आपके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो दोस्तों हो जाता है सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जिनके शासनकाल में बहुत सारे अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे इनकी सरकार के खिलाफ, सरकार को गिराने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, और कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं टोटल। पहले जो मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी? तो उनमें 14 भाषाएं हुआ करती थी, और अब जो है जो संविधान में टोटल 22 भाषाएं शामिल की गई हैं, जिसमें से ये पूछा जा रहा है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा इनमें से शामिल नहीं है? असमिया है, या बोडो, या मणिपुरी, या मिजो। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों है वो हो जाता है ए, मतलब आप जो असमिया भाषा है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग लगाया गया है, महाभियोग लगने के बाद उनको अपने पद से हटाने का आदेश कौन जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति, या लोकसभा अध्यक्ष, या मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही आदेश जारी करेंगे कि हाँ भाई इनको पद से हटाया जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस में है, ऑप्शन आपके हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, रफ़ी अहमद किदवई, गोपाल स्वामी अयंकर, केसी नियोगी। अब यहाँ पर जो फर्स्ट कानून मंत्री थे, विधि मंत्री थे, वो थे बी आर अम्बेडकर। तो यानी आपका जो ऑप्शन ए सही हो जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रथम विधि मंत्री थे, प्रथम कानून मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? पुनर्विलोकन मतलब पुनरावलोकन, अपने दिए गए जजमेंट को दोबारा से जांचना परखना कि वो गलत थे हम सही थे, ये चीज़। अब ये किसको अधिकार है? उच्च न्यायालय को, या उच्चतम न्यायालय को, या राष्ट्रपति को, या लोकसभा को। तो न्यायिक पुनरावलोकन आप जानते हैं कि संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो लिया गया है यूएसए से, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से। और न्यायिक पुनरावलोकन ये आपका उच्चतम न्यायालय को अधिकार है कि वो अपने दिए गए निर्णय पर विचार विमर्श कर सकता है, दोबारा निर्णय को जांच सकता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका है, सार्वजनीन या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है, या प्रभुत्व संपन्न है, या धर्मनिरपेक्ष, या समाजवादी है। तो वयस्क मताधिकार सार्वभौमिक की जब बात होती है तब यहाँ पे आपका जो आंसर है वो हो जाता है ए, लोकतांत्रिक। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये दिखाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर अमीर गरीब का नहीं चलता है, सबकी वोटिंग बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? मतलब विश्व का चिड़ियाघर ऐसा किस प्लेस को कहा जाता है, कौन से प्रदेश को माना जाता है? आपके ऑप्शंस में है, पहला मानसूनी प्रदेश, दूसरा विषुवत रेखीय प्रदेश, और बी ऑप्शन है आपका सवाना प्रदेश और भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो इसमें से दोस्तों अगर विश्व के चिड़ियाघर की हम बात करते हैं, है ना, तो आपका हो जाता है बी ऑप्शन, सवाना प्रदेश। सवाना प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर ये उपाधि मिली हुई है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? ऐसी कौन सी फसल है जो सबसे ज़्यादा भूभाग पर बोई जाती है, सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन होता है? अब ऑप्शन इसमें है चावल, मक्का, गेहूं, कपास, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल को ग्रहण करने वाला है चावल, यानी आपका ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिकाधिक उत्पादन होता है? सबसे अधिक उत्पादन कॉफ़ी का कहाँ होता है? स्थानों के नाम दिए हुए हैं, कुर्ग, हुगली, मैसूर और बेल्लारी। अब इसमें कॉफ़ी का अधिक उत्पादन सबसे पहले कर्नाटका में होता है, और कर्नाटका के ये प्लेसेस हैं। तो इसमें जो आपका आंसर है वो हो जाता है ए, कुर्ग। कुर्ग में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, लैकोलिथ संबंधित है। तो लैकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से, या भूकंप से, या
पर्वत निर्माण से या महाद्वीपीय प्रभाव से। लैकोलिथ दोस्तों, अगर आप ज्वालामुखी का स्टडी करेंगे तो उसमें पाएंगे कि लैकोलिथ एक शब्द आता है जिसमें से अंदर से जो लार्वा जो उठता है ना ज्वालामुखी का, वो आके कहीं ना कहीं जाम हो जाता है, तो उसके अलग अलग पार्टों में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। उनमें से एक नाम होता है लैकोलिथ। तो ये जुड़ा हुआ है ज्वालामुखी से, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? आपके ऑप्शन है माउंट आबू, माउंट थुलियर और मणिकर्ण, माउंट सारामाटी। यहाँ पर सौर वाष्प प्रणाली जो स्थापित की गई है वो की गई है माउंट आबू में, जो विश्व की सबसे बड़ी सौर प्रणाली है जिससे भारत में खाना पकाने के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में जल विद्युत शक्ति गृह 1897 में कहाँ स्थापित किया गया था? अब इसमें आपके ऑप्शन हैं शिव समुद्रम, दार्जिलिंग, मोहरा और पायकारा। तो भारत में जल विद्युत शक्ति गृह जो 1897 में स्थापित की गई थी वो की गई थी दार्जिलिंग में। तो ये आपका ऑप्शन सही है कि 1897 में सबसे पहले जल विद्युत शक्ति गृह स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं 1542, 1601 और 1680 और 1806। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और इनमें से जो इसका राइट आंसर है वो है 1806। यानी 1806 में भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का चलन प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन है आपका डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप इनमें से कौन सा है? यहाँ महाद्वीप के नाम दिए गए हैं, जैसे यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इसमें से ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे कम जनसंख्या है? वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में यूरोप, एशिया और अफ्रीका से सबसे कम जनसंख्या यहाँ पाई जाती है। अब दोस्तों आपका आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, वो है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आपका है गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी और नर्मदा, ठीक है। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है गोदावरी। गोदावरी में जो गोदावरी का जो मुहाना है वो भी भारत में है और जो उसका उद्गम स्थान है वो भी गोदावरी में है। बाकी गंगा, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा इनके अलग अलग जगहों पे इनका उद्गम और वो शामिल किया गया है। ये था आज की सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, और मिलते हैं अगली सीरीज में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। और शिक्षक भर्ती में किसी प्रदेश की हो सीरीज़ शुरू हो चुकी हैं और कंटिन्यू पढ़ती रहेंगी आपकी हेल्प के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।